DGM पावर ग्रिड। मंच पे विशिष्ट अतिथि मिसेस अनुभवा शाह GM सिडबी, मिस्टर SP झा AGM SBI, मिस्टर अरुण अग्रवाल अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, JP सिंह जी DGM NSIC, मिस्टर नंद किशोर पासवान वाइस प्रेसिडेंट टिकी, मिस्टर और तमाम प्रतिभागीगण। जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे, तो MSME सही में जैसा कि अभी CGM साहब ने बताया कि एक तर्जुमा बन गया है। अगर आप सुबह उठें और शाम को सोने से पहले अपने ऊपर उपयोग किए हुए सारे वस्तुओं का अध्ययन करें, तो उसे कहने में काफ़ी गर्व होगा कि लगभग 99% वस्तुएं जो यूज़ होती है वो MSME की होती है। और हमारे लिए ये बिहारी शब्द में ओढ़ना और बिछाना बन गया है। इसलिए इसकी अहमियत को अब हम ये ना सोचे कि इसकी अहमियत है, हम ये सोचे कि हमारी ये ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए, इसके ज़रूरत को बेइंतहा पाने के लिए हमारे जितने भी शंकाएं हैं, हमारे जितने भी फ्रेटर्निटी हैं, चाहे वो बिहार सरकार के हों, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे वो हमारे बैंकर्स हों, चाहे हमारे प्रतिभागी हों, वो सब की अहम भूमिका होती है और सब लोग इस भूमिका में अपने आप को एक कड़ी के रूप में समझते हैं, और जब ये कड़ी मिलती है तो माला कहलाती है। तो हमने यही सोचा कि हम 2 दिन तक एक माले का निर्माण करें जिसमें सारी अहम कड़ियां मिले और हम लोग एक दूसरे का आदान प्रदान करें, एक दूसरे के ज्ञान का, एक दूसरे के सर्विसेज का आदान प्रदान करें। और मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी खासा सफलता मिली है कि सारे बैंकर्स आए और सारे तमाम हमारे NSIC आए, KVIC के आए और तमाम सारे फ्रेटर्निटी आए, तो हमारी जो मुकम्मल चाह थी वो पूरी हुई। बस अब इसको कार्यान्वयन में उतारना है। हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि 25% होना चाहिए, 25% है, लेकिन उतनी हो नहीं पाती है, वो राशि टच नहीं कर पाती है। कहाँ प्रॉब्लम है? अब उसके प्रॉब्लम पर हम लोग ज्यादा ध्यान दें, उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करके उसका हम कैसे धरातल पर उतारे, उसको ध्यान में देना होगा। अब सिर्फ ये कह देना कि 25% सरकार ने दे दिया तो हम उसका उपभोग कर पाए कि नहीं कर पाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे लिए। महिलाओं के लिए 3% सरकार ने दे दिया, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 4% की जो दी गई है आरक्षण, वो आरक्षण पूरा हो पा रहा है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको कैसे पूरा किया जाए, इसमें कुछ सुझाव मैं केंद्र सरकार को पिछले बार भी लिखा था और लिखता हूँ कि कुछ ऐसे जो सरकारी कॉर्पोरेशंस हैं, खासकर भारत सरकार की कॉर्पोरेशंस हैं, NTPC हैं, इंडियन ऑयल हैं, ये सब में कुछ बहुत सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड है। उससे क्या होता है कि ये जो 25% की जो धुरी है वो टच नहीं हो पाती, और जब
कुछ जानने समझने की बात होती है तो कहते हैं कि मेरा परचेज तो रायपुर से होता है, तो मेरा परचेज मुंबई से होता है। तो फिर समझ में नहीं आता है कि एमएसएमई को, खासकर जो लोकल एमएसएमईज हैं, उसको कितना फायदा मिल पाता है। ये मतलब ऐसा लगता है कि मैंने समुद्र में हम तैर रहे हैं, किनारा किस तरफ है मुझे पता नहीं। तो एक दिशा होनी चाहिए। दिशा होने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। और जब भी अरुण जी से हमारी बात होती है तो कुछ कुछ हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कमी रह जाती है और कैसे उस कमी को दूर किया जाए। क्योंकि निर्माण का काम बहुत हो गया है एमएसएमई में। निर्माण मतलब पॉलिसीज का काम, एक्ट्स का काम, रूल का काम, ये बहुत हो गया है। फिलहाल इसका जो स्ट्राइक रेट है, उस स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है। अब जैसे कि अग्रवाल साहब ने बताया कि नई बात है वो कि एमएसएमई का अगर कोई डिले पेमेंट होता है तो उसके इनकम में जुड़ जाता है। एक बात ही सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे ये भी बताया गया कि उसमें अगर दूसरे एमएसएमई भी करेंगे तो उनके भी इनकम में जुड़ जाएगा। तो ये बात है थोड़ी सी मतलब हो सकता है ओवर इंथुसियाज्म में लिखा गया हो, या हो सकता है कि करेक्टिव मोड में ये आ जाए। लेकिन अगर इसको फिर अगर बारीकी से देखा जाए तो कभी कभी ये भी लगता है कि आप एमएसएमई है फिर भी आप डिले क्यों कर रहे हैं, दूसरे एमएसएमई को 45 दिन के बाद क्यों दे रहे हैं पेमेंट। इसका एक दूसरा पहलू ये भी नजर आता है कि आप पर ये आपके लिए पॉलिसी बनी है तो आप भी उसमें हकदार बनिए उस नियम को अदा करने में। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं बताऊं कि सीजीटीए में 2 लाख करोड़ रुपए का कवरेज दिया गया है सीजीटीए एमएसएमई इस बजट में। तो इस तरह की जो बातें हैं एमएसएमई के लिए वो बहुत ही मील का पत्थर साबित होती है। फिर भी बेसिकली एमएसएमई को क्या चाहिए? सबसे पहले एमएसएमई को चाहिए आश्रय। आश्रय का मतलब वो क्या बनाएंगे। वो हमारे पास पैसा भी रहता है, हमारे पास करने की तमन्ना भी रहती है, लेकिन मुझे शुरू समझ में नहीं आता कि हम शुरू में करें क्या। फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ पोटेंशियल आइटम का आइडेंटिफिकेशन का लिस्ट रहता है, वो आके उसको देखें। वहां पर हम उनको हैंड होल्डिंग कर देंगे कि देखिए इस एरिया में ये आइटम आइडेंटिफाइड है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, इस आइटम को आप अपनाएं। अब उसके बाद आता है कि इसमें बैंक्स का क्या रोल है, हमें कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। उसके लिए हम लोग उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, बैंकर्स से इंटरेक्ट करा देते हैं। बैंकर्स फिर बताती है कि हाँ इस तरह से आपको ये लोन मिल सकता है। चूंकि आइटम आइडेंटिफाइड होते हैं पोटेंशियल आइटम्स, तो बैंक को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बैंक्स के बाद फिर आगे बढ़ता है कि ये इसको हम बेचेंगे कहाँ। और बेचना सही में एमएसएमईज के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर एमएसएमईज को बोला जाए रॉकेट बनाने तो वो बना लेगा, बट बेचेगा कहां वो। तो इस पर इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत जरूरत है। तो बिकवाली के लिए ही ये भारत सरकार ने जो ये मंत्रालय हमारा एमएसएमई मंत्रालय है, इसने 25% का जो प्रावधान रखा है कि आपको बिकवाली में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने में या सर्विसेज को बेचने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए ये जो प्रावधान है उसमें जेम को रखा गया है ताकि उसमें दूरदर्शिता बनी रहे, कहीं के भी एमएसईज कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को शायद वो मिल नहीं पाता है। तो हम भी इस बारे में सोचे हैं कि फिर हम अपने मंत्रालय को अवगत कराएंगे कि भाई लोकल यूनिट को प्रेफरेंस दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं कल ही एक मशीन का कर रहा था जेम के थ्रू ऑर्डर्स, उसमें मैं देखा कि बड़ा अजीब लगा कि कहाँ गए झाजी, ये बता रहे थे कि L1 35 लोग आ गए। कितने लोग आ गए थे, कहाँ गए झाजी? 30 लोग आ गए। 30 लोग L1 आ गए। हाँ, मैन पावर हम लोग को लेना था और एक मैन पावर के लिए 30 L1 आ गए जेम में।
अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा सप्लायर कहाँ का है, ये नहीं पता चल रहा। कहाँ मुंबई का है, दिल्ली का है, लुधियाना का है, हरियाणा का है, कहाँ का है नहीं पता चल रहा। तो फिर उसमें जब सेकंड राउंड हुआ तो उसमें फिर कुछ कंडीशंस आए, उसके बाद कंडीशन ट्रैप होते होते वो फिल्टर होते हुए तो पता चला कि समहाउ फ्रॉम बिहार। तो ये सब जो थोड़ी सी जो समस्याएं हैं वो मैन मेड समस्याएं नहीं है, सिस्टम जनरेटेड समस्याएं हैं, जिसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, जिसका समाधान हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है कि अगर कोई इंटरनेशनल फेयर आप लोग मेले में भाग लेना चाहते हैं तो उसका प्रावधान हमारे यहाँ होता है। फिर अगर आप कोई स्टेट में फेयर लगाना चाहते हैं उसका प्रावधान हमारे यहाँ होता है। तो ये सब अच्छा, हमेशा हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको हर तरह की सुविधाएं कैसे दी जाए, किस तरह की सुविधाएं दी जाए, इसका भी आपको ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह के हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली एमएसएमई के मुखातिब होते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने सारी बातें कवर कर ली, हम लोगों ने सारी बातें कवर कर ली, और फिर भी अगर कुछ लग रहा हो कि हम लोगों से अनटच्ड रह गया हो तो उसको हो सकता है ओपन सेशन में बात करें या मैन टू मैन ऑफिस में आके बात करें, तो इस पर हम लोग एक अच्छा विचार दे पाएंगे आपको। और मुझे उम्मीद है, और हमेशा उम्मीद पर ही लोग जिंदा रहते हैं, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तभी आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते। हो सकता है मेरा बोलने का नजरिया कुछ और हो, लेकिन ध्येय यही है कि प्रॉब्लम रहेगा तभी तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, और वो सॉल्यूशन हम आप सब मिल बैठ के करेंगे। तो प्रॉब्लम रहेगा, और प्रॉब्लम रहेगा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम थॉट प्रोसेस को जारी रखते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर जब मिलें तो सशक्त उद्यमी के रूप में मिलें, और अपने आप को एक सशक्त उद्यमी करना है। धन्यवाद।